जोली ग्रांट एयरपोर्ट से अलायंस एयर द्वारा ही संचालित देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सेवा राज्य के दुरुस्त और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई सेवा के शुरू होने से पिथौरागढ़ तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा, जिससे कि पर्यटक और व्यापार स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। और इस दौरान ही सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनते। ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों में बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस कालखंड में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक पैसिफिक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 2.0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है। और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना अब अनवरत रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। और इस जो दूसरे चरण की उड़ान योजना है, इसके लिए आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल न केवल विमानन क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी, बल्कि हमारे जैसे जो पर्वतीय राज्य हैं, उत्तराखंड जैसे, उन सभी राज्यों के समग्र विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवाएं मात्र एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लाइन भी है, जीवन रेखा भी है। चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, गंभीर रोगियों को त्वरित रूप से उपचार पहुंचाना हो, उपचार के लिए उनको लिफ्ट करना हो, तो ऐसे समय में उनको अस्पताल लाना हो या प्राकृतिक आपदा की घड़ी के समय में बचाव के काम करने हो, प्रत्येक स्थिति में ये हवाई सेवाएं जीवनदायिनी सिद्ध हो रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स के विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। और हमने ये भी तय किया है कि जहां भी हेलीपोर्ट बन सकते हैं, जहां भी हेलीपैड बन सकते हैं, वहां हमारी सरकार ने उसमें हर स्तर पर स्वीकृति का प्रावधान किया है। और उड़ान योजना के अंतर्गत आज 26 हवाई मार्गों का राज्य के अंदर संचालन किया जा रहा है, जिससे राज्य के विभिन्न शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक आसान हुआ है, मजबूत हुआ है। इसके साथ साथ राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए 2023 में कि हमें राज्य में एविएशन के विकास के लिए बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम जैसा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम हेलीपैड्स को कृषि, फार्मा और बागवानी लॉजिस्टिक्स से जोड़कर आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा हम इनका उपयोग अपने आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपदा
संभावित क्षेत्रों में स्थायी हेलीबेस के निर्माण, आपातकालीन संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ ही स्थानीय युवाओं को राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण भी हम प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं तो इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने के पश्चात आप लोगों को देहरादून तक पहुंचने के लिए कई घंटों का लंबा सफर अब तय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को अब केवल 1 घंटे के भीतर ही पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ आसानी से पहुंचा जा सकेगा। और ये पहल पिथौरागढ़ की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक कलाओं को देश विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी, रोजगार के अनेकों अवसर सर्जित होंगे, नौजवानों को, युवाओं को, हमारी जो मातृशक्ति है उन सभी को ये रोजगार के नए नए अवसर इससे मिलने वाले हैं। और इन हवाई सेवाओं के द्वारा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जहां व्यवसाय बढ़ेगा, होम स्टे भी जो है इसके कारण से और अधिक मात्रा में उनको भी और अच्छा रोजगार मिलेगा। साथ ही आपात स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के काम करने में भी, प्रभावी क्रियान्वयन में भी इससे सहायता मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये काम पहले के समय में भी हो सकता था और हमारे सीमांत क्षेत्रों से देहरादून या किसी बड़े शहर तक पहुंचाने में लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके लिए अनेक प्रयास लगातार हम लोगों के द्वारा किए गए हैं और आज डबल इंजन सरकार में हमारे सीमांत क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा हमने पिथौरागढ़ और मुंशियारी के लिए भी हेली सेवा प्रारंभ की है, जिससे आज स्थानीय जनता के साथ साथ जो देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं उनको भी बड़ी राहत मिल रही है। और अभी जैसा राम मोहन नायडू जी ने बताया कि 9 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में पिथौरागढ़ के हवाई अड्डे का पूरी तरह से विस्तार की रूपरेखा को स्वीकृति प्रदान करते हुए जो भारत सरकार का एविएशन मंत्रालय है उसके साथ हमने समझौता करके उनको उसके विस्तार के लिए विकास की एक एमओयू हमने साइन उनके साथ किया है और आने वाले समय में 450 करोड़ रुपए की धनराशि से ये विकास का काम वहां पर संपन्न होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में हवाई संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, घरेलू उड़ानों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान हम बनाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प संकल्प है उसको साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने की पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने आज जो विश्वास जताया है उसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून, पिथौरागढ़ और रूट की 42 सीट फ्लाइट का उद्घाटन किया है। अलायंस एयर द्वारा ही संचालित यह सेवा सीमांत क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि राज्य के दूरस्थ इलाकों को हवाई सेवा से जोड़ना प्राथमिकता है। उन्होंने एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग और इसके साथ सुविधा शुरू करने पर जोर भी दिया है और जिससे कि यात्रियों को सुविधा जो है वो अधिक मिलेगी। का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं
बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है, दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है और उसके विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिससे कि उसका और विस्तार होगा। और भारत सरकार का नगर विमानन मंत्रालय उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा करार हो चुका है, एमओयू हमारे साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भी, चाहे हमारा चिन्यालीसौड़ का क्षेत्र हो या हमारा गौचर का क्षेत्र हो, वो भी हवाई सेवा से जुड़े। और छोटे विमान चूंकि अब देश की सेवा में ज़्यादा उनका प्रचलन बढ़ रहा है और ऐसे विमानों से हमारे राज्य में हवाई सेवा आसानी से लोगों को मिल सकती है। तो मैंने अभी एयरलाइंस के जो सीएमडी हैं श्री अमित जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि ये सेवा हमारी जो है गौचर के लिए भी चलाई जाए और चिन्यालीसौड़ के लिए भी चलाई जाए, क्योंकि हेलीपोर्ट्स हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में अभी हो गए हैं। हेलीपैड की संख्या पिछले सालों में 118 तक हो गई है। अन्य स्थान भी, चूँकि हमारे यहाँ पर एकमात्र हवाई सेवा एक ऐसा साधन है जो आपदा के समय में किसी को अस्पताल पहुंचाना है या राहत सामग्री पहुंचानी है, उस समय ये जीवन रक्षक की तरह काम करते हैं, लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता में है। इससे हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, हमारी जो गर्भवती बहनें होती हैं, उनको भी जो है सही समय पर जो है अस्पताल मिल जाए और किसी आपदा के समय में, किसी बीमारी के समय में, तो ये हमारी प्राथमिकता में है। इसलिए हम इसको लगातार सर 1 अप्रैल से नाइट लैंडिंग शुरू हो रही है देहरादून हवाई अड्डे पर। कितनी बड़ी हम इसको माने की योजना है जो साकार करने जा रही है? बड़ा देखिए, इसके लिए लगातार हमने प्रयास किया है कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि नाइट लैंडिंग के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो सभी यहाँ पर पूरी होती हैं। कुछ होटल इत्यादि की मांग पहले हो रही थी, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। नाइट लैंडिंग होने से हमारा जो हवाई अड्डा केवल दिन में ही संचालित होता है, रात में 9 बजे के बाद बंद हो जाता है। वो पूरी रात भर चलेगा, लोगों का आवागमन आसान होगा और अन्य चीजें भी बढ़ेंगी। मिलना बाकी है? नहीं, मैं ऑलरेडी पहले ही जो है बैठक मेरी भारत सरकार में हो चुकी है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी ही जो है नाइट लैंडिंग की सुविधा हमको प्राप्त हो जाएगी। सर, विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर कुछ कहेंगे कि सर विवाद लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पता चला कि वहाँ तो जमीन ही नहीं है विश्वविद्यालय के लिए? देखिए, यहाँ पर हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी जैसे यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल। देहरादून में आयोजित राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया और इस अवसर पर देश के 12 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है, जिससे कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वरूप मिला। रंगारंग प्रस्तुतियों ने जनजातीय संस्कृति की विविधता और समृद्ध परंपराओं को दर्शाया। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने आदि गौरव सम्मान प्रदान किए। 142 करोड़ रुपए से अधिक की पेंशन राशि लाभार्थियों को दी। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में अहम बैठक की है। इस दौरान ही राज्य के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों का नियमित दौरा करें, चल रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक प्रगति का आकलन करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारना है। सीएम धामी ने कहा कि जिला स्तर पर लगातार निगरानी से योजनाओं की गुणवत्ता सुधरेगी और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।
उत्तराखंड में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक में नैनीताल में 6 शहीद द्वारों के निर्माण को मंजूरी दी है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीदों के नाम पर बनने वाले इन द्वारों का ही निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश में 35 सैनिक विश्राम गृहों के उन्नयन पर भी विशेष जोर दिया गया है। बैठक में हल्द्वानी में 150 कमरों वाले छात्रावास के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए भी रोजगार मेले आयोजित करने पर भी जोर दिया गया ताकि उन्हें बेहतर अवसर मिल सके। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दुर्गम क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर आधारित स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य समय पर इलाज सुनिश्चित करना और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना है, जिसके जरिए रुद्रप्रयाग के जखोली से पहले ही मरीज को सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट भी किया जा चुका है। ये सेवा मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने की सहायता में होगी और स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभाग के समन्वय से ये योजना लागू हुई है। आपको बता दें कि दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है। देहरादून में निर्माण श्रमिकों के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी कि POCW और CSC ई गवर्नेंस सर्विलेंस इंडिया लिमिटेड के बीच में MOU पर हस्ताक्षर जो है वो भी किए गए हैं और इस समझौते का उद्देश्य श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल पारदर्शी बनाना है। अब श्रमिक अपने नजदीकी CSC केंद्रों पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और इससे सरकारी योजनाओं का लाभ भी सचिव PC सहित कई अधिकारी मौजूद रहे और इस पहल को श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। आज चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के अवसर पर पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव के सानिध्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर कन्या पूजन, कन्या भोज के माध्यम से नारी शक्ति का सम्मान किया गया, जहां पर कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजा किया गया और वहीं पर बाबा रामदेव ने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए सनातन धर्म के मूल्य को अपनाने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि आत्मिक जागरण और नारी शक्ति के सम्मान का पर्व है, जो कि समाज को सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है। सभी देशवासियों को नवरात्र की पूर्णता की और रामनवमी की बधाई। इस रूप में सबके भीतर राम के रामत्व की, कृष्ण के कृष्णत्व की, हनुमान के हनुमत तत्व की, शिव के शिवत्व की और माँ भवानी, दुर्गा, भगवती, सरस्वती की दिव्यता की प्रतिष्ठा, यही हमारे सनातन धर्म का मूल तत्व है। कहने को लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी है, तो हिंदुत्व और सनातन का मूल तत्व है भगवान की, भगवती की भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व और शिवत्व। जिस दिन ये सब में अवतरित हो जाएगा उस दिन हर एक बेटी भगवती का स्वरूप होगी और हर एक बेटा राम का स्वरूप होगा। और जब राम जैसा, कृष्ण जैसा, शिव जैसा, शिवो हम आत्मा हम शुद्ध हम बुद्धो हम का यह पावन चरित्र जन जन में अभिव्यक्त होगा, तब सनातन संस्कृति का ये मूर्त विग्रहवान स्वरूप इस देश को जगत गुरु, विश्व गुरु, आर्यवर्त देश बनाएगा। और इसकी आज इसलिए भी आवश्यकता है, जिस तरह से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का एक्सपोजर है। देहरादून में घरेलू LPG गैस का संकट अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद गैस आपूर्ति व्यवस्था भी सामान्य हो गई है। अब शहर में घर घर गैस की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है और वहीं पर उपभोक्ताओं को इससे राहत भी मिली है। प्रशासन ने गोदाम से सीधे वितरण पर भी रोक लगाते हुए QRT के जरिए निगरानी और सख्त कर दी है। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार ही सभी 70 गैस एजेंसियों पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि सप्लाई चेन मजबूत हुई है और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो रही है। देखो अभी को ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा शुरुआत में हुआ था, लेकिन अभी जो है गैस जहाँ पे भी जिसका रूट है डे वाइज है तो वहाँ पे आ रही है गैस। और सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग पैनिक ना हो,
आपके घर में ही आपको सिलेंडर मिलेगा। और आप अपनी बुकिंग देख लेना कि उसको 25 दिन कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको गैस मिलेगी। और बाकी बिल्कुल सामान्य है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गैस की वितरण व्यवस्था के लिए हमने 4 चरणों पे काम कर रहे हैं। एक तो जो गैस की बुकिंग है कंज्यूमर्स वो सरलता से कर पाएँ, इस पे काम किया गया है। और इसके बाद जो है, जो हमारे जनपद में 70 गैस एजेंसियाँ हैं, उनके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देहरादून के निर्देशों पर 30 अधिकारियों की माइक्रो लेवल पर एजेंसीवार ड्यूटी लगाई गई है। और वो ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी गैस एजेंसी पर गोदाम पर गैस का वितरण ना हो, कंज्यूमर्स को उनके जो है गैस गोदाम तक ना आना पड़े। और तीसरे लेवल पे हम तेल कंपनियों के अधिकारियों से निरंतर और प्रतिदिन समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक गैस की आपूर्ति हम कर रहे हैं। और इस चौथे चरण में हम जो कंज्यूमर्स, जो लोग घरेलू गैस का कहीं पर दुरुपयोग करते पाए जा रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी चरण में हमने जो है 2 गैस एजेंसियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है जो निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। और साथ ही 3 जो है अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज किया और उनके बड़े लेवल पे जो है उनके पास जो है सिलेंडर जब्त किए हैं। और जो भी जहाँ भी घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग जो है होते पाया जा रहा है, उनको भी जो है सीज किया जा रहा है। और इस प्रकार जो है जनपद देहरादून में गैस की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है, उस पर वितरण पर और आपूर्ति पर, और अधिक से अधिक गैस की जो है वो सरलता से जो है कंज्यूमर्स को उपलब्ध हो जाए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ में सख्त अभियान चलाते हुए कई स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। ये कदम नियमों के उल्लंघन को रोकने और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण या फिर प्लांटिंग पूरी तरह से अवैध है और इसके साथ ही ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पर कार्रवाई के तहत ही भोगपुर रानी पोखरी क्षेत्र में एलिक नेचर विला और आइकॉन रिजॉर्ट के पास में अवैध प्लांटिंग हो रही है और निर्माण को सील किया गया है। और आपको बताते चले कि निरीक्षण में यह भी निर्माण बिना अनुमति के ही पाया गया, जिसके बाद टीम ने तुरंत ही एक्शन लिया। वहीं ऋषिकेश के रायबाला क्षेत्र में वुड रिसोर्ट के सामने बनी अवैध दुकानों को भी सील कर दिया गया। इसके अलावा हरिपुर कला क्षेत्र में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एसडीआरएफ द्वारा कॉलेज छात्रों को परीक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में एक कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज में एसडीआरएफ के जवानों ने छात्र छात्राओं को राहत और बचाव कार्य का अभ्यास कराया। परीक्षण के दौरान ही छात्रों को रिवर क्रॉसिंग, प्राथमिक उपचार और वैकल्पिक स्ट्रेचर बनाना और खून रोकने जैसे महत्वपूर्ण तरीके की जानकारी दी गई। साथ ही आपदा के समय त्वरित रेस्क्यू कैसे किया जाए, इसका डेमो भी दिखाया गया है। चमोली जिला आपदा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और ऐसे में इस तरह का परीक्षण छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। छात्रों ने बताया है कि अब वे आपदा के दौरान घायल लोगों की मदद करने में सक्षम हैं। जैसे कि चमोली जिला और उत्तराखंड आपदा का 6वां जोन में आता है और पहले 5वां में था, अब 6वां में आ गया। और यहाँ पे आपदा हर वर्ष होती है, चाहे मानसून समय में या आजकल मौसम परिवर्तन के कारण भी लगातार बेमौसमी बारिश और लगातार बारिश ऐसी हो रही है कि अचानक आ रही है, कम समय में अधिक बारिश होने के कारण आपदाएं आ रही है। जैसे प्राकृतिक जो ये प्रशिक्षण है इसका पूरा मोटा है, क्योंकि देखिए हमारा जो पूरा प्रदेश है एक इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पे आए दिन आपदाएं होती रहती है। तो जो इन बच्चों को प्रशिक्षण देने का मूल उद्देश्य है ताकि इनको एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम कर सके। इसलिए रेस्क्यू टीम से पहुँचने पहले अपने जो घटनास्थल पे जो भी काम करें ये अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तरीके से काम करें, यही इस प्रशिक्षण का इन बच्चों के लिए जो है एक उद्देश्य और यही मोटो है इस प्रशिक्षण। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदेश भर में इंजीनियर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में ही कर्णप्रयाग शाखा के इंजीनियर्स भी संगठन के आह्वान पर थराली में मौजूद पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ अभियंता दयाशंकर बधानी ने भी बताया है कि लंबे समय से वेतन विस्कृति और पदोन्नति में ठहराव और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशन।